हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं और इनकी क्या ज़रूरत पड़ी और इनकी एक्सप्लेनेशन कैसे हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक साइंटिस्ट थे टैजर्ट। टैजर्ट जो थे, इन्होंने 1797 में एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में मिक्स किया। जैसे कि इन्होंने दिखाया कि कोबाल्ट क्लोराइड को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व किया। जब कोबाल्ट क्लोराइड को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व किया तो एक नए टाइप का क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ। तो इन्होंने देखा था कि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ था वो पिंक कलर का क्रिस्टल था। ठीक है। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो कोबाल्ट क्लोराइड को लिक्विड अमोनियम डिजोल्व किया तो पिंक कलर का सॉल्यूशन सब्सटेंस प्राप्त हुआ। और इन्होंने अपनी होल लाइफ को इसकी एक्सप्लेनेशन करने के बारे में सोचा पूरी लाइफ भर, लेकिन बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस कंपाउंड। आफ्टर फ्यू टाइम 1893 एक साइंटिस्ट हुए, एल्फ्रेड वर्नर, रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने फिर दोबारा अगेन रिपीट किया एक्सपेरिमेंट और देखा देखा कि इन्होंने जब कोबाल्ट क्लोराइड के लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया तो सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट डेटा आया। जैसे कोबाल्ट क्लोराइड को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करने के बाद एक नए टाइप का सॉल्यूशन बना, वो पिंक कलर का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है। जब आफ्टर कुछ टाइम बाद इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और बाद में इनको एक्सप्लेन किया और बताया कि जब कोबाल्ट क्लोराइड को लिक्विड अमोनियम डिजोल्व करते हैं तो पिंक कलर की जो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है वो किस वजह से हुई। ठीक है। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए सारा क्रेडिट एल्फ्रेड वर्नर को जाता है और इन्हीं के नाम पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बताया गया। ठीक है। जब इसीलिए इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा गया। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या अदर कार्बोनेट ऑक्सीलेट बहुत सारे कंपाउंड को यूज करके एक नए टाइप के कंपाउंड बनाए जाते हैं, या एक से अधिक कंपाउंड को जोड़कर, जिनमें जरूरी नहीं है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, तो उनसे बने हुए कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं साल्ट, कि देखो साल्ट क्या होता है। सबसे पहले हम साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि साल्ट क्या होता है। ठीक है। कि जो ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम आपस में कंबाइन करें, ऐसे कंपाउंड या आयंस आपस में जोड़ने पर एक नए टाइप का सबस्टेंस बनाते हैं। जैसे Na+Cl, NaCl को आपस में कंबाइन किया तो NaCl एक सॉल्ट प्राप्त हुआ। आफ्टर हमने क्या किया, इसमें फिर वाटर ऐड कर दिया। जब इसमें वाटर ऐड करने के बाद हमने देखा था ये फिर से इनिशियल स्टेट में हम लोग को ये मिल गया। इनिशियल स्टेट का मतलब हो गया कि ये प्रारंभिक अवस्था में इन्होंने एक सबस्टेंस, जैसे आयन में, जैसे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन इन्होंने ऐड किया तो सोडियम प्लस और प्लस Cl माइनस इनिशियल स्टेट में फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं साल्ट। नई बात करें कि जैसे फेरस सल्फेट, एक फॉर्मूला सुना होगा मोहर साल्ट। जब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को आपस में कंबाइन करते हैं तो एक फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं मोहर साल्ट, जो हमें प्राप्त होता है, मोहर साल्ट हमें प्राप्त होता है। आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ वाटर हम लोग को फेरस अमोनियम सल्फेट जो पुनः फिर से इनिशियल स्टेट में, जैसे फेरस सल्फेट हमने ऐड किया, अमोनियम सल्फेट ऐड किया, पुरानी अवस्था में हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट हमें पुरानी अवस्था में ये फिर से प्राप्त हो गया। ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम साल्ट कहेंगे, लेकिन इसमें एक से अधिक कंपाउंड को हम ऐड कर रहे हैं तो इसीलिए इनको कंपाउंड को ऐड कर रहे हैं, ना कि आयन को, तो डबल साल्ट कह रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं डबल साल्ट। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे डबल साल्ट, एक और जैसे पोटेशियम सल्फेट और
एल्यूमिनियम सल्फेट, हमने आपस में इसको क्या किया, कंबाइन किया, जोड़ा। और जोड़ने के बाद हमने क्या किया, एक नए टाइप का सबस्टेंस प्राप्त हुआ, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस होगा इंटू 24H2, इसको बोलते हैं SO4 का यहाँ पे होल थ्राइस होगा, इसको हम कहेंगे यहाँ पे हम बात करें, ये इसको बोलते हैं पोटास एलम, ठीक है, इसको हम पोटास एलम कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम डबल साल्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको फिर हमने क्या किया, वाटर में डिजोल्व किया, तो देखेंगे तो देखो पोटेशियम सल्फेट अलग हो गया जो हमने पहले ऐड किया था, एल्यूमिनियम सल्फेट अलग हो गया, वो हमने फिर दोबारा ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम कह सकते हैं डबल साल्ट। अब आप बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनको आपस में मिक्स करने पर, जब आपस में मिक्स करेंगे तो एक नए टाइप का सबस्टेंस प्राप्त होगा, नए टाइप का सबस्टेंस प्राप्त होगा, फिर इसको फिर वाटर में ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे तो इनिशियल स्टेट में मतलब नहीं प्राप्त पहुंच पाएगा। जैसे दो इफ कंपाउंड फॉर्म द टू और मोर देन टू कंपाउंड आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ वाटर, it will not form this initial constituent, then it is called compound। जैसे कोबाल्ट क्लोराइड लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व किया तो हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्मेशन होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। फिर हमने क्या किया, H2O फिर हमने डिजोल्व किया, H2O को हमने फिर डिजोल्व किया, देखेंगे तो ये अलग, ये आयन अलग हो गया, ये अलग हो गया, हेक्सामीन कोबाल्ट ये अलग फॉर्मेशन हो गया, आयन में चेंज हो गया, ना कि कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया। तो ऐसे कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, निकल क्लोराइड, H2O में डिजोल्व किया, फिर हमने क्या किया, निकल क्लोराइड को मतलब बन गया हेक्सा एक्वा निकल क्लोराइड, ये फॉर्मेशन हो गया आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ वाटर, ये बन गया NiH2O का होल 6 होल ट्वाइस और प्लस 2Cl माइनस, आयन में ब्रेक हो गया। तो ऐसे कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करेंगे। अब इनकी ज्योमेट्री और इनके बारे में बताने की सबसे पहले कोशिश की थी एल्फ्रेड वर्नर ने, तो उसका सारा क्रेडिट एल्फ्रेड वर्नर को जाता है। तो हम इस समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ वर्नर। तो तो वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन किया, तो इसलिए इनको वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का कहा गया, ठीक है। और समझने एक्चुअली 1893 में साइंटिस्ट एल्फ्रेड वर्नर, इन्होंने बताया था कि देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, दो टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, जैसे एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेंट्रल मेटल एटम से दोनों वैलेंसी जुड़ी होती हैं डायरेक्ट, दो मतलब एक मेटल होता है, जैसे सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट टू टाइप ऑफ वैलेंसी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो प्रकार की वैलेंसी शो करता है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, और इसको रिप्रेजेंट कर देती है डॉट डॉट लाइन। जो नेगेटिव आयन होते हैं वो आयनेजेबल हो जाएंगे क्योंकि आयन होते हैं, और जो इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, वो क्या करेंगे, मेटल की मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को बताते हैं कि कितना है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोग प्राइमरी वैलेंसी ये पॉइंट शो करती है, जैसे एक तो नेगेटिव आयन होती है और आयनेजेबल होती है इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। इतनी बात समझ में आई। सेकेंडरी वैलेंसी की हम बात करते हैं, दो टाइप से जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाइड होती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे हमने बात किया तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने लिक्विड अमोनिया और कोबाल्ट क्लोराइड में से ये डिजोल्व किया, जैसे हम डिजोल्व किया कोबाल्ट क्लोराइड को हमने डिजोल्व कर दिया और ये कंपाउंड बना दिया। तो समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये होती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती है, और न्यूट्रल होगा तो फिर आयनेजेबल नहीं होगा, तो इसीलिए इसको नॉन आयनेजेबल बोला गया है। और जो सेटिस्फाई होती है जो होती है सॉलिड लाइन से, ठीक है।
और ये रेस्पॉन्सिबल होगी ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हम लोग मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर रिप्रेजेंट करती है मेटल पे कितनी ऑक्सीडेशन है, और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट मतलब इसका होता है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है मेटल पे। ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी होती है सॉलिड लाइन से ज्योमेट्री को बताती है, नॉन आयनाइजेबल होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती है। जब क्या होता है कि जब कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो नेगेटिव आयन शो प्राइमरी, तो जो नेगेटिव आयन होता है वो कभी कभी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों टाइप की शो करता है, तो एज वेल एल सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है। द सेम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल नॉन मेटल कॉल्ड द ऑफ द सॉरी सेम नहीं होगा, सम होगा, द सम ऑफ चार्ज मेटल और नॉन मेटल कॉल्ड द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस पर कितना चार्ज होगा। जैसे हम एक कंपाउंड को समझने की कोशिश करेंगे, आपको ये दिखने की थोड़ी थोड़ी दिख रहा होगा क्लियर, हम इसको समझें। जैसे एक हमने कोई कंपाउंड लिया जिसमें हमने क्या किया, हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड, इसमें क्या हुआ 6 तो NH3 जुड़ा हुआ है, एक कोबाल्ट जुड़ा हुआ है, और एक Cl वो 3Cl3 जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा था 1 2 3 4 5 6, 6 तो सॉलिड लाइन से NH3 जुड़ा हुआ है, 3 1 2 3 जो क्लोराइड आयन है वो मतलब डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हुए हैं। ठीक है। और इसमें हमने देखा तो कभी कभी आपने देखा वर्णन ने बताया कभी कभी जो जो नेगेटिव आयन होता है वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी शो करता है। तो हम लोग इसको इसमें पता करने की देखो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो प्राइमरी वैलेंसी ये सारी सेटिस्फाइड हो रही हैं, 1 2, इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कभी कभी कमी के कारण इलेक्ट्रॉन प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है, तो देखो यहाँ पे पता चल जाएगा 1 2। अब हमने क्या किया ऐसे, इसमें 1 2 3 4 NH3 जुड़ा है, इसमें 5 NH3 जुड़ा है, इसमें 3 NH3 जुड़ा है। अब जब हमने देखा तो इसका कलर येलो है और पर्पल है, और इसका ग्रीन है, इसका ब्लू ग्रीन है, पेन ग्रीन है, पेल। अच्छा, अब इसकी देखो हमने जब कंडक्टिविटी सॉल्यूशन में देखा तो इसकी कंडक्टिविटी हमने देखी तो 400 से 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आई। ठीक है। जब इतनी सेंटीमीटर इनवर्स आई तो इससे पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट डेटा क्या था, इस पर कम से कम 4 आयन प्रेजेंट है। तो हमने देखा ऑफिशियली हम लोग को दिख रहा है, देखो 1 2 3 3 तो Cl का आएगा, एक मेटल हो गया, मेटल हमेशा कुछ ना कुछ चार्ज होता है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो इससे पता चलता है इसमें 4। इसकी कंडक्टिविटी है 300 400 के आसपास आई तो इससे पता चलता है इसमें 3 आयन हो सकते हैं, 200 से 300 आई तो इसमें 2 हो सकते हैं, 25 से 30 आई तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इससे पता चलता है तो जो नेगेटिव चार्ज है नहीं, ओनली इसमें ये आ रहे हैं न्यूट्रल आयन जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर मिलर में देखा तो हमने 3AgCl का फॉर्मेशन हुआ, 2AgCl का इसमें कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ, इससे पता चला कि इसमें कोई चार्ज है ही नहीं। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब स्ट्रॉन्ग इसको हमने सॉल्यूशन को हमने डाला स्ट्रॉन्ग एसिड में डिजोल्व करने की कोशिश की। स्ट्रॉन्ग एसिड में डालेंगे तो जो जो NH3 है तो ये न्यूट्रल हो जाता है। अब ओनली 6 NH3 फॉर्मेशन हुआ, आराम से बचा। तब NH3 इतना बचा तो इससे पता चल रहा था एसिड बेस में डाल के न्यूट्रल 6 बता, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज है। इससे भी ये भी एक्सपेरिमेंटल डेटा को वेरीफाइड कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि जो वर्णन ने जो बातें बताई थी वो बिल्कुल एकदम करेक्ट हैं और सही हैं, क्योंकि इसमें आयन भी प्रेजेंट होता है और मेटल एटम में 3 टाइप की मतलब 2 टाइप की बैलेंस शो कर रहा है, और ये बात यहाँ तक बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट थी। तो इस थियोरी को एक्सेप्ट कर लिया गया और बाद में इसको अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन भी किया। ठीक है। तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो आज हमने समझने की कोशिश की व्हाट इज द वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, और ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।